तो हम बात कर रहे थे हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन के पूर्वजों के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी इस के बारे में बात की थी, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा समय गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में थानेश्वर में वर्धन वंश के शासक ने अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया और इसका जो संस्थापक था वो था नरवर्धन। तो नरवर्धन, उसके पश्चात राज्यवर्धन, उसके पश्चात जो था शासन किया आदित्यवर्धन ने। तो 500 से 580 के बीच में इन्होंने शासन किया और इनकी राजधानी का नाम था थानेश्वर। 3 ये राजा हुए और प्रत्येक राजा ने महाराजा की उपाधि धारण की। शायद वे स्वतंत्र नहीं थे। तो चौथा राजा हुआ प्रभाकर वर्धन। 580 से 640 तक जिसने शासन किया, उसने महाराजा धीराज की उपाधि जो थी धारण की। बांसखेड़ा के शिलालेख के अनुसार प्रभाकर वर्धन की प्रसिद्धि 4 समुद्र पार तक फैली हुई थी। उसने कई राज्यों को जीता। बाणभट्ट ने भी लिखा है कि प्रभाकर वर्धन ने गुर्जरों, जाटों, लाटों और मालवा के शासकों से सफलतापूर्वक युद्ध किए। सिंध तथा गंधार देश के शासकों से भी टक्कर ली। प्रभाकर वर्धन ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए वैवाहिक संबंध किए। उसने स्वयं मालवा के शासक यशोवर्धन की पुत्री से विवाह किया तथा अपनी पुत्री का विवाह कन्नौज के शासक गृहवर्मन से किया। उसने थानेश्वर राज्य की प्रतिष्ठा में वृद्धि की। तो इस तरह का वर्णन जो है मिलता है। हर्षवर्धन के ऊपर अब हम आते हैं। ये मैंने एक जो है हर्ष का ये फोटो भी डाला है, उसकी पिक्चर डाली है। तो हर्ष की अब हम बात करते हैं। हर्षवर्धन उत्तर भारत का अंतिम शक्तिशाली हिंदू शासक माना जाता है। ऐसा नहीं है कि हर्षवर्धन के पश्चात कोई भी हिंदू राजा, भारत पर किसी भी हिंदू राजा ने शासन न किया हो। बेशक किया, लेकिन छोटे छोटे राज्य रहे इसके पश्चात। हर्षवर्धन एक अंतिम हिंदू शक्तिशाली शासक इसलिए माना जाता है कि वो एक ऐसा शासक था जिसने एक विस्तृत साम्राज्य में पर शासन किया। और उसके विषय में, उसके जन्म और माता पिता के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। तो हर्ष का जन्म 590 ईस्वी में उसका जो है जन्म हुआ। बाणभट्ट के हर्षचरित से पता चलता है 4 जून 590 को पिता प्रभाकर वर्धन, माता यशोमती, एक बड़ा भाई उसका जिसका नाम था राज्यवर्धन, एक छोटी बहन जिसका नाम था राजश्री। तो ये था उसका परिवार। उसकी शिक्षा की बात करें तो प्रभाकर वर्धन ने उसकी शिक्षा का उचित प्रबंध किया, क्योंकि वो छोटा था। उसका एक बड़ा भाई था तो छोटा था वो। बचपन से ही तीव्र बुद्धि का बालक, छोटा था तो बहुत ही, एक तो पढ़ने में लिखने में भी माहिर था और साथ ही उसको किसी अन्य चीज़ से दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। तो बचपन में धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त राजनीति, प्रशासन, सैनिक प्रबंध की जो शिक्षा थी वो भी दी गई, जिसके कारण शीघ्र ही उसने इन क्षेत्रों में महारत हासिल कर ली। बड़ा होकर उच्च कोटि का विद्वान बनने का वो इच्छुक था। उसको शासन प्रशासन से कोई लेना देना नहीं था, ना उसकी रुचि थी। तो उच्च कोटि का विद्वान बनना चाहता था। नाटककार के साथ साथ कुशल सैनिक, घुड़सवार व प्रशासक भी वो बना। उसकी तीर चलाने, तलवारबाजी, घुड़सवारी इत्यादि में वो माहिर हो गया। 604 ईस्वी में हुणों के ने थानेश्वर पर आक्रमण किया तो राजवर्धन को हुणों के विरुद्ध सेना देकर उसके पिता ने प्रभाकर वर्धन ने भेजा। हर्षवर्धन भी एक घुड़सवारों की सेना लेकर गया। युद्ध क्षेत्र में पहुंचते ही उसे अपने पिता की बीमारी की सूचना मिली, जिसके कारण तत्काल ही थानेश्वर उसको लौटना पड़ा। लेकिन थानेश्वर पहुंचने के पश्चात उसको पता चला कि उसके पिता का देहांत हो गया है और उसकी माता भी सती हो गई है। हर्षवर्धन को बहुत ही दुख पहुंचा। राजवर्धन जो उसका बड़ा भाई हुणों को पराजित करके राजधानी पहुंचा तो उसने अपने पिता और माता की मृत्यु के बारे में सुना, बहुत ही दुखी हुआ। उसने राज सिंहासन हर्ष को सौंपकर स्वयं साधु बनने का निश्चय किया।
लेकिन हर्ष ने मना कर दिया कि वो राजगद्दी पर बैठना नहीं चाहता है। अपने भाई को राज सिंहासन स्वीकार करने के लिए उसने विवश कर दिया और इस तरह से भाई को उसने गद्दी पर बैठा दिया। फिर है उस राज्यारोहण और कठिनाइयों के बारे में। 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राजवर्धन सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठते ही उसे सूचना मिली कि उसका बहनोई गृहबर्मन, बहनोई का नाम था गृहबर्मन, गृहवर्मन का राज्य था कन्नौज। कन्नौज पर मालवा के राजा देवगुप्त ने गौड़ के राजा शशांक के साथ मिलकर, गौड़ बंगाल कि राजा शशांक के साथ मिलकर आक्रमण कर दिया है और गृहवर्मन जो उसका बहनोई था मारा गया है और बहन राजश्री को बंदी बना लिया गया है। एक ही बहन थी दोनों दो भाइयों की, इसलिए उसने क्या किया, तुरंत ही 10,000 घुड़सवारों की सेना के साथ आक्रमण कर दिया। बाण भट्ट के अनुसार राजवर्धन ने आसानी से शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन देवगुप्त और शशांक ने धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी। राजवर्धन की मृत्यु का जब हर्षवर्धन को समाचार मिला, बहुत ही वो दुखी हुआ और उसने कहा कि वो राजगद्दी पर बैठना नहीं चाहता है। लेकिन जो मंत्री परिषद थी उसने ये फैसला लिया, क्योंकि हर्ष का कोई और ना तो भाई था न संबंधी था जो कि गद्दी पर बैठ सकता, तो इसलिए निर्णय लिया गया कि हर्ष को ही गद्दी पर बैठना पड़ेगा। और इस तरह मंत्रियों और सरदारों के दबाव में आकर उसने सिंहासन पर बैठना स्वीकार किया। 606 ईस्वी को हर्ष जो था ये गद्दी पर विराजमान हुआ। मात्र 16 वर्ष की उसकी आयु थी। तो पहला काम क्या किया उसने, गद्दी पर बैठते ही उसकी जो बहन थी, बहन का नाम राशि, सबसे पहले उसने जो अपनी बहन थी उसको ढूंढा। मालवा के शासक देवगुप्त और बंगाल के शासक शशांक ने कन्नौज पर आक्रमण करके गृहवर्मन की हत्या कर दी थी, तो राजश्री को बंदी बना लिया था। हर्षवर्धन गद्दी पर बैठते ही बहन को देवगुप्त की कैद से छुड़ाने और बहनोई गृहवर्मन तथा अपने भाई राजवर्धन की हत्या का बदला लेने के लिए कन्नौज की ओर चल पड़ा। रास्ते में सूचना मिली कि राजश्री देवगुप्त की कैद से भागकर विंध्याचल के वनों में चली गई है। उसने विंध्याचल की ओर प्रस्थान किया। हर्ष ने उस प्रदेश के लोगों की भी सहायता ली और उसने स्थानीय लोगों की सहायता से अपनी बहन राजश्री को ढूंढ लिया। वो सती होने जा रही थी तो उसको बचा लिया। गृहवर्मन का क्योंकि कोई उत्तराधिकारी नहीं था, क्योंकि उसकी बहन के कोई संतान नहीं थी, तो हर्ष ने कन्नौज को अपने राज्य थानेश्वर में शामिल कर लिया। इससे उसके राज्य की स्थिति शक्तिशाली हो गई। नेक्स्ट है हर्ष की विजय। अब हर्ष का विजय अभियान शुरू होता है। हंसांग और बाण भट्ट के वृत्तांतों से हमें पता चलता है। तो पहला है बंगाल विजय। हर्षवर्धन के शासनकाल में बंगाल में शशांक का राज्य था। उसने वर्धन राज्य के शत्रु देवगुप्त की सहायता की थी, हर्ष के बड़े भाई की हत्या की थी। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म के अनुयायियों से वो घृणा करता था, कई मठों को नष्ट किया था। यही नहीं, उसने बोध गया के पवित्र वृक्ष को भी कटवा दिया था। इसलिए हर्ष ने सबसे पहले बंगाल के शासक के विरुद्ध युद्ध करने का निर्णय लिया। उसने अपने प्रधानमंत्री, जिसका नाम था भंडी, के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन शशांक को पूरी तरह पराजित नहीं किया जा सका और इसलिए कुछ समय पश्चात उसने कामरूप के राजा भास्कर वर्मन, कामरूप आसाम, आधुनिक आसाम से संधि कर ली। करके दोनों ने मिलकर बंगाल के राजा शशांक पर आक्रमण कर दिया। शशांक जो था उसको पराजित करने में, शशांक को पराजित करने में हर्ष जो था वो सफल हुआ। लेकिन क्या हुआ, इस बार शशांक जो था, शशांक की शक्ति को पूरी तरह हर्ष नष्ट नहीं कर पाया और हर्ष के लिए वो चिंता का कारण बना रहा। शशांक जो था यहाँ से भाग गया। शशांक की मृत्यु के पश्चात ही हर्ष ने उसके राज्य बंगाल को जो है अपने साम्राज्य में शामिल किया। दूसरा है पंच प्रदेश की विजय। हर्ष ने हंसांग के वृत्तांत से पता चलता है
के अपने शासनकाल के प्रारंभिक 6 वर्षों में 606 से 612 तक उत्तर भारत के 5 प्रदेशों को जीता। ये 5 प्रदेश कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब थे। फिर अगला है वल्लभी या गुजरात की विजय। वल्लभी या गुजरात ये समृद्धशाली राज्य था। इसकी राजधानी वल्लभी कन्नौज व चालुक्यों के मध्य स्थित होने के कारण इस राज्य का सैनिक महत्व अधिक था। उस समय वहां ध्रुवसेन द्वितीय का शासन। हर्षवर्धन ने एक विशाल सेना लेकर वल्लभी या गुजरात पर आक्रमण कर दिया, ध्रुवसेन को हराया और लेकिन बाद में हर्ष ने ध्रुवसेन से मित्रता स्थापित करके अपनी पुत्री का उससे विवाह किया। आगे है पुलिकेशन द्वितीय से युद्ध 633 ईस्वी में। हर्षवर्धन ने उत्तर भारत पर अधिकार करने के पश्चात दक्षिण भारत को जीतने का निर्णय लिया और उस समय नर्मदा नदी के पार जिस वंश का शासन था वो था चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश का राजा था उस समय पुलिकेशन द्वितीय। महान युद्ध था। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष ने इस युद्ध के लिए 5 प्रदेशों के सैनिकों को एकत्रित किया, सेना का नेतृत्व स्वयं किया और आक्रमण कर दिया। लेकिन हर्ष की सेना नर्मदा नदी के तट पर यह युद्ध हुआ, उसकी सेना जो थी पुलिकेशन द्वितीय से हार गई और यह उसके जीवन की पहली और अंतिम पराजय थी। पुलिकेशन द्वितीय ने इस विजय के पश्चात परमेश्वर की उपाधि धारण की। अगली है कामरूप की विजय। कामरूप के शासक ने जो है उसकी अधीनता को स्वीकारा। बंगाल के शासक शशांक के विरुद्ध सैनिक सहायता की थी। भास्कर बर्मन जो कामरूप का राजा था, तो अधीनता जो थी उसने स्वीकार कर ली, जो कि हर्ष की अधीनता जो थी उसने स्वीकार कर ली। तो और भास्कर बर्मन ने बहुत से हाथियों को उपहार सहित जो था वो हर्ष की सेवा में उपस्थित हुआ। अगला है सिंध की विजय। बाण भट्ट के हर्षचरित से पता चलता है कि हर्ष ने सिंध के शासक को भी पराजित किया और उसके क्षेत्र को भी जीत लिया और उसकी संपत्ति पर अधिकार कर लिया। अगला है नेपाल की विजय। उस कुछ इतिहासकारों का मानना है कि खासकर जो बाण भट्ट है वो अपने लेखों में लिखता है कि हर्ष ने एक बर्फीले क्षेत्र को भी जीता। तो इतिहासकारों का मानना है कि बर्फीला क्षेत्र शायद नेपाल ही था। नेपाल में अंशु वर्मन और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा हर्ष संवत के प्रचलन के आधार पर कुछ विद्वान ये मानते हैं कि नेपाल पर हर्ष का आधिपत्य था। अगला है कश्मीर की विजय। उस समय कश्मीर में दुर्लभ वर्धन का राज्य था और कहा जाता है कश्मीर के मठ में महात्मा बुद्ध का एक पवित्र दांत रखा गया था जिसमें से सदैव प्रकाश निकलता रहता था। हर्ष को जब ये जानकारी मिली तो इस पवित्र दांत को लेने कश्मीर पहुंचा और दुर्लभ वर्धन को पराजित कर अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया और हर्ष ने ये पवित्र दांत कन्नौज के एक विहार में स्थापित किया। अगला है गंजम की विजय। गंजम की विजय हर्ष की अंतिम विजय थी। भारत के पूर्वी तट पर स्थित छोटा सा स्वतंत्र राज्य उड़ीसा में ये कौन या गोड़ा या कोगोंद के नाम से प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन ने उड़ीसा को अपनी कार्यवाही का आधार बनाकर गंजम पर कई आक्रमण किए। शुरू में उसे सफलता नहीं मिली लेकिन 643 ईस्वी में इस पर अधिकार करने में सफल हुआ और इसको अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। फिर है हर्ष के विदेशों से संबंध। उसने फारस यानी कि ईरान और चीन से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। हर्ष ने चीन के राजा के दरबार में अपना एक दूत भेजा। हर्षवर्धन और ईरान या फारस यानी कि ईरान का राजा समय समय पर एक दूसरे को उपहार इत्यादि भेजा करते थे। नेक्स्ट है उसका साम्राज्य विस्तार। हर्षवर्धन ने अपनी सैनिक सफलताओं के परिणाम स्वरूप एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पूर्व में कामरूप से लेकर उत्तर पश्चिम में पूर्वी पंजाब तक और पश्चिम में अरब सागर तक उसका जो साम्राज्य था वो फैला हुआ था। उसके साम्राज्य में ये माना जाता है कि यहाँ पर भी आप देखें इस मैप में भी
ये हर्ष का साम्राज्य दर्शा रहा है। तो उसके साम्राज्य में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मालवा, गुजरात, कन्नौज, थानेश्वर, पूर्वी पंजाब शामिल थे। कश्मीर, सिंध, नेपाल संभवतः उसके साम्राज्य के भाग नहीं थे। साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। तो इस तरह से हर्षवर्धन ने 606 से लेकर उसने जो है 647 ईस्वी तक सफलतापूर्वक शासन किया। उसके प्रशासन, उसके धर्म और इसी के साथ-साथ उसके जो शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।